तो ये कोकब साहब, ये वाकई ट्रंप साहिब को कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि कल तक उनके पास ये फेस सेविंग थी कि जी ये जितना कुछ हुआ है इसके पीछे इजराइल है। आज उन्होंने ये तक कह दिया कि जी इस जंग में मुझे इजराइल नहीं लाया, मैं खुद आया हूँ। तो ये क्या कंफ्यूजन है, ये जरा थोड़ा ये भी बताएं कि ये क्या कह रहे हैं ट्रंप साहिब, ये सब कुछ अपने पे ले रहे हैं? देखिए, उनकी आज तक की पोजीशन तो ये है। हो सकता है जिस तरह से सदर ट्रंप बात करते हैं और खासकर इस जंग के हवाले से, कभी वो बिल्कुल कहते हैं कि पूरी की पूरी तहजीब को मिटा देंगे, कभी कहते हैं वो बात करना चाहते हैं। एक मौके पे तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान हमारे साथ ठीक ठीक चले तो उसकी जो माशी खुशहाली है हम उसमें भी किरदार अदा कर सकते हैं। और इस बात का जो नायब सदर जी डी वेंस उन्होंने भी अदा किया कि ईरान गोल्डन एज में जाना चाहता है या स्टोन एज में जाना चाहता है, इस तरह की बातें। तो देखिए, सदर ट्रंप अगेन द मोस्ट डिफिकल्ट पर्सन टू प्रेडिक्ट कि वो क्या कहेंगे आने वाले दिनों में। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि उन्हें इजराइल ने इस जंग में नहीं धकेला, उनका ये कहना, तो ये पोजीशन तो उनकी कंसिस्टेंट है। उन्होंने माजी में भी कहा था, बल्कि एक मौके पे तो उन्होंने ये तक कहा कि मैंने इजराइल को आमादा किया कि इस जंग में हमें जाना चाहिए। लेकिन जो रिपोर्टिंग यहाँ हुई है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। हिलरी क्लिंटन ने बात की, जॉन कैरी ने बात की, CIA के जो फॉर्मर एजेंट्स हैं वो बात करते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू मुतअद्दिद बार अमेरिका के मुख्तलिफ सुदूर से आकर ये कह चुके हैं कि हमें ईरान पर हमला करना चाहिए, और उनकी बात सिर्फ सदर ट्रंप ने ही मानी। तो इस बात में तो जाहिर है इसको तो काफी शुबे की नजर से देखा जा रहा है कि जब सदर ट्रंप ये कहते हैं कि उन्होंने नहीं कहा बेंजामिन नेतन्याहू ने, क्योंकि यहाँ पे जो रिपोर्टिंग हो रही है उससे ये पता चल रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के वजीर आजम है उन्होंने ही खासा इस मामले में अपना उसका रसूख इस्तेमाल किया या अपनी जो उनकी सिफारतकारी है उसको इस्तेमाल किया, जो भी आप उसको नाम दे लें। लेकिन ये बात तय है, अब कल को सदर ट्रंप कोई बईद नहीं है कि कह दें कि हाँ कुछ इस तरह का मामला था, या फिर वो अपनी इसी पोजीशन को मेंटेन रखते हैं। अगेन, जैसे कि मैंने कहा कि सदर ट्रंप के बारे में कोई भी पेशिंगोई करना बहुत ही पुरखतर काम है। ट्रंप साहब तो अपने दामाद को जो सा है वो भी हद से तनकीद बना रहे थे, जिस वक्त उन्होंने कहा था ईरान में चेंज ऑफ रजीम हो गई है या ईरानियन बाहर निकले और चेंज ऑफ रजीम करें। जब ईरानियन बाहर नहीं निकले तो उन्होंने कहा जी मुझे तो मेरे दामाद ने, कुशनर ने और विटकॉफ ने और इन्होंने मुझे गाइड किया था कि हमें ईरान के ऊपर अटैक कर देना चाहिए, नहीं तो रातों रात वो एटम बम की तरफ चला जाएगा। एग्जैक्टली। तो आप देखिए ना, भी हुए और फिर अब आज तारीफ कर रहे हैं, कुशनर बहुत अच्छे मुज़ाकरातकार है। सो मैं समझता हूँ कि शायद कंसिस्टेंट ऑफ माइंड जो है उनका थोड़ा सा इशू है। जनरल साहब क्या कहेंगे कि ट्रंप साहिब को क्या किस तरह से कुछ समझाया जाए, क्या कहा जाए उनको कि आप जरा अपना सोशल मीडिया या आप थोड़े दिन कुछ जरा खामोश हो जाएं। अगर चीजों को जमहूरी तरीके से सॉर्ट आउट करना है तो फिर तो सोशल मीडिया पे खामोश होना पड़ेगा या मीडिया के सामने खामोश होना पड़ेगा। क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए सुजैन, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रेसिडेंट ट्रंप साहब के साथ जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी और उनकी पर्सनैलिटी की ये जो चीज़ है ये अटैच तो है इन डिफरेंट डोमेन्स। बट आई थिंक रियलिटी ये है कि इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। रियलिटी ये है कि ही इज इन वॉर विद ईरान। वो वॉर जो पिछले 40-45 साल प्रेसिडेंट्स नहीं शुरू कर सके, इन्होंने शुरू की। तो ही इज अनऑर्थोडॉक्स। दिस इज द वे स्टेट क्राफ्ट इसलिए उनकी सही नहीं जा रही कि ही वाज इस वॉर के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो चर्चिल ने कहा था कि हिस्ट्री नो द हिस्ट्री विल गिव यू लॉट ऑफ लेसन्स फॉर द स्टेट क्राफ्ट। अगर वो हिस्ट्री से, कल्चर से, ईरान की स्पिरिट ऑफ करबला से वाकिफ होते तो कभी भी ये जंग इजराइल के लिए शुरू न कर। तो चीजें तो है बट रियलिटीज है ऑन ग्राउंड। अभी इसी के बीच में से आपको वेज एंड मीन्स। लेकिन सर, ट्रंप को क्रेडिट लेने का भी बहुत शौक है, हर चीज का क्रेडिट होने चाहिए, उन्हें नोबेल पीस अवार्ड भी चाहिए, क्रेडिट भी चाहिए। अब आपको लगता है पॉलिटिशियन की सुजैन, ये तो हर पॉलिटिशियन की ख्वाहिश होती है ना, लेकिन इनकी कुछ ज्यादा ख्वाहिश है कि फटर होता है क्रेडिट, कि वो हर चीज को क्रेडिट उसने लेना है। और अमेरिका में मैं रहा हूँ, उनके साथ मैंने काम किया है, बिन देयर इन द CENTCOM फॉर 2 years। वहां पे भी जब विक्ट्री होती है तो पॉलिटिशियंस लेते हैं उसको, और खुदा ना खास्ता फेलियर्स होते हैं तो वहां पे भी दे पुश इट टू दी मिलिट्री। आपको याद होगा जब मैक्रिस्टल को सैक किया गया था अफगानिस्तान वॉर के अंदर, सिर्फ उन्होंने कहा था कि हमें लोगों को अप्रोच करना होगा, हमें वी विल हैव टू विन हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। एक मिलिट्री कमांडर ने कह दिया था, तो आपने उनको सैक कर दिया। अभी ड्यूरिंग द वॉर अगर आपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर लिए, जनरल ग्रीन को सैक किया, जनरल जॉर्ज को सैक किया, एंड ग्रीन वाज वो जो इनके चर्च यानी कि रिलीजियस जो इनकी डोमेन है उसके बॉस थे। और उससे पहले आने से पहले इन्होंने वो जो चेयरमैन जॉइंट थे उनको इन्होंने रिमूव किया, जनरल ब्राउन को। अभी भी दे हैव सीरियस इश्यूज, और वो विक्टिम फिर मिलिट्री बनती है वहां पे, और उस पर फेलियर भी डाल दिए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स नहीं हासिल किए। अभी देखिए इंटेलिजेंस ने भी इनको इनपुट दी
कि देयर इज नो इमिनेंट थ्रेट टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मिलिट्री की रिकमेंडेशंस भी थोड़ी सी डिफरेंट थी, बाकी तो मिलिट्री पे ऑर्डर पे अपना काम कर देती है। तो ही इज लाइक दैट, वर्ल्ड विल हैव टू लर्न टू डील विद हिम। डोंट यू थिंक कि ट्रम्प साहब को ये क्रेडिट लेना चाहिए कि मैंने ओबामा से भी अच्छी डील कर ली ईरान के साथ और मेरा ये क्रेडिट है, ताकि वो कल को टीवी पे आके करें, वो बात करें। सुजैन, अगर वो इन्होंने करनी, दिस वॉर वाज टू हैपन। जिनेवा में जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो ऑलमोस्ट न्यूक्लियर के ऊपर ईरान ऑलमोस्ट जीरो एनरिचमेंट पे चला गया था। बहुत सारी चीजें ऐसी थी, अगर वो डील उसी वक्त कर लेते तो ही वुड हैव क्राफ्टेड द मच बेटर एंड स्ट्रॉन्गर नोशन ऑफ विक्ट्री। इसको ये मिड टर्म में इतनी प्रॉब्लम्स ही ना हो रही होती। ये जो अमेरिका का जो सेंटीमेंट है, ये इनको प्रॉब्लम ही ना हो रही थी, इनको मीडिया से इनको लड़ाई की जरूरत ही नहीं पड़ रही होती थी। लेकिन उन्होंने ये वॉर करनी थी। अब वो बैकग्राउंड जो भी है, देखिए ना, ये तो सारे वो एप्स्टीन है या जो भी है, मैं तो उसमें नहीं जाना चाहूंगा, मैं तो रियलिटी देखूंगा कि दे आर इनटू वॉर। इन्होंने पूरा अपना स्टेक पे लगा दिया है, अपना जो क्रेडिबिलिटी ऑफ अ बिग स्टेट है, स्टेट पे लगा दिया। अभी देखे ना, आज ब्लॉकेट किया हुआ है, लेट्स से कल एस्केलेशन होती है, ब्लॉकेट में से एक शिप भी हिट हो जाता है। सी का कंट्रोल इनके पास इस वक्त उस तरह नहीं है। सी की डिसरप्टिव मूवमेंट जरूर कर सकते हैं, डिसरप्शंस कर सकते हैं, 100% कंट्रोल में नहीं है उनके। इसी तरीके से बाबुल मंदब में कल को डिसरप्टिव एक्टिविटी शुरू हो जाती है, उसी से कर देते हैं। 20% ट्रेड यहाँ पे चौक है, 10% वहां पे चौक हो जाएगा, तो पूरी दुनिया के लिए एक अलार्म क्रिएट हो जाएगा। तो आई थिंक दे विल हैव टू वाइंड इट अप। और ईरान के पास भी ये, ऑन द अदर हैंड, ठीक है, बहुत हम उनकी तारीफ करते हैं, सारा कुछ है, लेकिन वहां पे भी तो स्क्वीज हो रहे हैं, वहां पे भी तो आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल लीडरशिप में आपने बयानात में थोड़ा सा देखा होगा, थोड़ा सा फर्क आ रहा है। वहां पे भी ह्यूब्रिस एक चीज है। यस, 93 मिलियन लोग खड़े हो गए हैं इसके पीछे, लेकिन उससे पहले भी कोई दूध शहद की नहरें तो नहीं बह रही थी ईरान के अंदर। पीपल वर ऑन द स्ट्रीट्स, और उनको रिव्यू करना पड़ेगा अपना हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन जो वॉर की है, तो वहां पे भी इतने आइडियल सिचुएशन नहीं थे। 15 साल चाहिए अब इनको अपनी रिकंस्ट्रक्शन के लिए। 276 मिलियन डॉलर्स का तो तेल रोजाना अगर रुक गया वहां से इनका जाना, मिलियन डॉलर्स का, तो और स्क्वीज हो जाएंगे। 120 बिलियन डॉलर आपके पहले फॉरेन एसेट्स में पड़े हुए। तो आप एक लंबी आइसोलेशन में आप रहे, आपने भी तो फ्रेंड्स नहीं क्रिएट किए ना, थोड़ी सी रियलिटी में रहना चाहिए। बिल्कुल, रियलिटी रियलिटी इज ऑन द ग्राउंड। ये नहीं है कि दोनों बड़े कंफर्टेबल जोन में थे। जनरल साहब, आपकी हाई होप्स है इस राउंड से, अगर मैं आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स लूं? देखिए, अगर सुजैन इस फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश हो जाता है, यस, आई हैव वेरी गुड होप्स कि इस फ्रेमवर्क अगर हो जाता है। बाकी जो न्यूक्लियर की चीजें हैं, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अमेरिका को शक यही रहता है ईरान के ऊपर कि ये टाइम लेता है और फिर परसू करता रहता है इसको एनरिच करना। लेकिन अगर अमेरिका कह रहा है कि जी मैंने ऑब्लिटरेट कर दिया, सारा कुछ कर दिया, 20 साल नहीं सीधा हो सकता, तो वो उस पर फिर कायम रहे।